वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एडवांस टॉर्क की। टॉर्क जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम कहते हैं, यानी कि इसको डिफाइन अगर हम करें तो हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट फोर्स का आता है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमारे पास टॉर्क को अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिफाइन करें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं उसको। यानी कि अगर टॉर्क को मैं इस सिंबल से डिनोट कर दूं, तो जो टॉ हमारे पास है स्टूडेंट्स, यानी कि टॉ जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? हमारे पास एफ क्रॉस आर के बराबर होता है। अब फोर्स और इनटू मतलब कि ये डिस्टेंस हमारे पास जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। अब ये चीज हम जो है ये किस तरह से समझ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ स्टूडेंट्स की। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को जो है वो डिस्प्ले किया गया है। अगर आप देखें कि हमारे पास एक स्पैनर है, यानी कि नट जो हम जिससे टाइट कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पैनर कहते हैं। और स्पैनर के जरिए अगर हम नट टाइट कर रहे हैं तो उसमें भी एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे इस एरो हेड से जो है वो दिखाया गया है। अगर आप देखें कि हमने जो फोर्स अप्लाई की है वो इस पॉइंट पे अप्लाई की है, जो कि हमारे पास मतलब कि उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास ये है। ये उसकी जो डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, जिसे एफ से डिनोट किया है, कैपिटल एफ से। और ये हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक, और ये जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रेड लाइन से शो किया गया स्टूडेंट्स को आर से डिफाइन किया गया है, ये बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान और आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है? हमारे पास एंगल फाई है। ठीक है, ये एंगल जो है जिस तरह से इसको यहाँ भी आप लिख सकते थे, यानी कि ये एंगल हमारे पास क्या है? फाई है। और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है इसको दूसरी तरफ भी बना के दिखाया गया है, ताकि मतलब कि आपको इसकी क्लैरिटी हो सके। ठीक, अगर हम देखें कि टॉर्क हमारे पास फिर हमने किस तरह से डिफाइन किया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्टूडेंट्स को फिजिक्स में एक नाम दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये है मोमेंट आर्म। ठीक है, इधर मतलब कि इसको जो है इसके ये स्पेसिफिक नाम है स्टूडेंट्स, जहां मैं लिख भी देती हूँ कि इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म। ठीक है, और ये हमेशा जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स के दरमियान। ठीक है, और इसमें जो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, क्योंकि ये जिस तरह से आपको हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, और टॉर्क जो है वो एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की। तो टॉर्क जो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास एफ आर इंटू साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। एफ आर साइन ऑफ थीटा भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एंगल फाई है तो मैं स्टूडेंट्स फाई लिख देती हूँ। लेकिन ये जो एंगल होगा, ये जो मतलब कि इसको आप बेशक फाई लिख रहे हैं, थीटा लिख रहे हैं, तो आप ये कौन सा एंगल होगा? हमारे पास फोर्स और आर के दरमियान का एंगल होगा, और ये फाई एंगल कहलाएगा। ठीक, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो मतलब कि ये फॉर्मूला जो हमने लिख दिया है, ये हमारे पास आता किस तरह से? यानी कि इसके पीछे जो हमारे पास बेसिक मतलब कंपोनेंट्स जो इसके पीछे जो इसकी बैकग्राउंड में आ जाते हैं, वो किस तरह से आते हैं। अब अगर हम देखें कि यहाँ से दोबारा से मैं वही केस ले रही हूँ कि हमारे पास एक स्पैनर है और उसको हम जो है नट टाइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और ये फोर्स का कंपोनेंट है, यानी कि फोर्स है हमारे पास, और ये हमारे पास आर है। अगर मैं फोर्स को जो है रिजोल्व करूँ उसके कंपोनेंट्स में, जो कि हम क्या कहलाते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ अ कंपोनेंट के प्रोसेस से गुजरेंगे उसके लिए, यानी कि उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एफ साइन ऑफ फाई जैसा कि यहाँ लिख दिया गया, और एक हमारे पास क्या होगा? एफ कॉज ऑफ फाई। और ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इन दोनों के कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 का एंगल होगा स्टूडेंट्स यहाँ। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये कंपोनेंट है तो ये एफ साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट हो गया, और ये हमारे पास किसका कंपोनेंट होगा? एफ कॉज ऑफ फाई का कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट स्टूडेंट्स और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास पैरेलल में है, तो इधर भी इसको मैं लिख सकती हूँ। ठीक, अब वो वाला कंपोनेंट यानी कि एफ कॉज ऑफ थीटा का कंपोनेंट आप जैसा कि देख सकते हैं कि आर के बिल्कुल क्या है? पैरेलल है, यानी कि उसके साथ चल रहा है। उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है? जीरो का एंगल है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा यानी कि एफ कॉज ऑफ फाई का, ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में, यानी कि इसका कोई रोल नहीं होगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में, क्योंकि जैसा कि हमने डिफाइन किया है कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर होगा सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि वो कौन सा कंपोनेंट बन रहा है स्टूडेंट्स? एफ साइन ऑफ फाई। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास एंगल है वो कितना है? 90 का। यानी कि आर और यानी कि यहाँ अगर आप देखें कि आर और फोर्स के दरमियान एंगल फाई बन रहा है, लेकिन आर और इसको अगर मैं डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ ताकि इसकी
बहुत अच्छी तरह क्लैरिटी हो जाए स्टूडेंट्स, यानी कि आर और एफ के दरमियान जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 90 का एंगल है। ठीक है, 90 का एंगल है, जिससे हमने कहा है कि मोमेंट आर्म जो होता है वो हमेशा जो है वो 90 का एंगल बनाता है। किसके साथ, मतलब कि आर और एफ का वो कंपोनेंट जो है वो हमेशा 90 का एंगल पे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से एफ साइन ऑफ फाई, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, मतलब कि मोर प्रिसाइसली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास एफ साइन ऑफ फाई इंटू आर जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जो है टॉर्क कहलाएगा। ठीक, अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, यानी कि एक और तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स के, अगर हम देखें कि हमारे पास जो आर का कंपोनेंट है उसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के तहत, यानी कि अगर आर भी, क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर है, मोमेंट आर भी हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, और वेक्टर जो है उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक कंपोनेंट हमारे पास बनेगा आर साइन ऑफ फाई, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या बनेगा, आर कॉज ऑफ फाई। ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हमारे पास क्या होगा, आर कॉज ऑफ फाई। ठीक है, आर साइन ऑफ फाई और आर कॉज ऑफ फाई जो है हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन गए। अगर हम देखें कि आर कॉज ऑफ फाई जो है वो कंपोनेंट है जो एफ के बिल्कुल क्या आ रहा है, पैरेलल आ गया। अब एफ के पैरेलल वाला कंपोनेंट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हमारे पास टॉर्क में, क्योंकि हमने ये जैसा कि कहा है कि ये हमेशा 90 के एंगल वाला कंपोनेंट जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर हम टॉर्क को ऑल्टरनेटिव मेथड के जरिए निकालें तो हम क्या करेंगे, एफ इंटू, अब आर का वो वाला कंपोनेंट जो कि एफ के परपेंडिकुलर हो, तो एफ के परपेंडिकुलर वो कौन सा कंपोनेंट है, वो स्टूडेंट्स ये वाला कंपोनेंट जो कि आर साइन ऑफ फाई है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ आर इंटू साइन ऑफ फाई। तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉर्मूला बन गया जो कि हमने पहले केस से भी निकाला था, यानी कि हम दो तरीकों से जो है टॉर्क की जो फॉर्मूला है उसको जनरेट कर सकते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमने मतलब कि इसके जो है मतलब कि फॉर्मूले पे बात कर ली। अगर हम देखें स्टूडेंट्स की, यानी कि जो हमारे पास टॉर्क है वो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट है, और फिर टर्निंग इफेक्ट में जो ये एंगल पे भी अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एंगल जो है ये आर और एफ के दरमियान का एंगल कहलाएगा। और अब इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, टॉर्क हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर प्रोडक्ट है बेसिकली मोमेंट आर्म और फोर्स का, जो कि हमने पढ़ा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब डायरेक्शन जो है जैसा कि वेक्टर प्रोडक्ट वाले टॉपिक में भी आपने देखा था कि हम किस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट के की मतलब कि डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं उन वेक्टर्स की। तो जैसा कि हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास, अगर मेरे पास जिस तरह से अगर मैं इधर एक रफ डायग्राम बना देती हूँ कि हमारे पास एक कंपोनेंट मेरे पास ये फोर्स का है, नहीं अगर ये मैं आर का कंपोनेंट कह देती हूँ और ये मेरे पास फोर्स का कंपोनेंट, ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा का बन रहा है। तो मेरे पास जो डायरेक्शन होगी इन दोनों की वो एन हैट, यानी कि एन हैट से अगर मैं डिनोट करूँ तो वो ये होगी, यानी कि हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है जिस प्लेन में आर और एफ जो है वो लाई कर रहे हो, यानी कि जिस प्लेन में आपने आर और एफ रखे हैं उस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क कहलाएगी। ठीक, तो इस केस में भी अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास एफ की डायरेक्शन ये है और आर की डायरेक्शन ये है, तो आउटवर्ड नॉर्मल अगर मैं इसका ड्रॉ करूं, यानी कि ये क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर होगी, यानी कि मैं आउटवर्ड नॉर्मल इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ कि ये मतलब कि आउटवर्ड निकल रही होगी, यानी कि इस पेज से जो है वो बाहर की तरफ निकल रही होगी, और एन हेड डायरेक्शन जो है वो इसको हम डिफाइन कर देंगे। ठीक, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स की डायरेक्शन पे भी बात होगी कि ये क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ होगा। ठीक, और फिर उसके बाद अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि यूनिट की बात कर लेते हैं कि हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट जो है अगर हम कैसे निकालते हैं टॉर्क, क्योंकि हमारे पास क्या है आर क्रॉस एफ है, तो हम आर जो है वो हम मीटर्स में मेजर करते हैं, और फोर्स जो है क्योंकि न्यूटन में मेजर होती है, तो हमारे पास जो इसका यूनिट आ गया स्टूडेंट्स वो क्या आ गया, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट है टॉर्क का। ठीक, अगर हम अब टॉर्क को अगर डिफाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे कि एक तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है, फिर डायरेक्शन और फिर यूनिट्स, और फिर अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो फोर्स, यानी कि अगर लीनियर फोर्स की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास
स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो फोर्स है, यानी कि फोर्स जैसा कि न्यूटन सेकंड लॉ से अगर हम देखें तो फोर्स जो है वो F इंटू ए होती है, यानी कि फोर्स जो है वो हमारे पास मैस और एसेलरेशन का प्रोडक्ट है। ठीक, यानी कि वो डिटरमाइन करती है, ये हमारे पास लीनियर केस में जो फोर्स है वो डिटरमाइन करती है कि बॉडी के पास अगर उसका मैस m है तो उसके बाद कितनी एसेलरेशन वो प्रोड्यूस कर सकती है। इसी तरह जो हमारे पास स्टूडेंट्स टॉर्क है, टॉर्क जो है वो हमारे पास बताती है कि एंगुलर एसेलरेशन क्या होगी, यानी कि उसका टर्निंग इफेक्ट क्या होगा बॉडी का। ठीक है, और उसमें यानी कि आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि वो हमें डिटरमाइन करेगी कि हमारे पास एंगुलर एंगुलर एसेलरेशन कितनी है बॉडी में। ठीक है, एंगुलर एसेलरेशन जो है उसको बताती है कि किसी बॉडी में कितनी एंगुलर एसेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यहाँ मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का साइन डाल रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू एंगुलर एसेलरेशन है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी कि वो रोटेट नहीं करी या मूव नहीं करी, या फिर अगर हम ये कहते हैं कि अगर वो रोटेट कर रही है लेकिन उसके पास यूनिफॉर्म एसेलरेशन है, यानी कि जिस तरह से मैं कहती हूँ कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हम ये कहते हैं कि हमारे पास एंगुलर एसेलरेशन यानी कि किसी एंगल के तहत वो मूव कर रही होती है। ठीक, और उसके पास अगर वो यूनिफॉर्म एसेलरेशन से मूव कर रही है तो फिर उसके पास क्या होगा कि उसके पास जो या फिर उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास यूनिफॉर्म हो, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी कि थीटा, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो अगर हमारे पास टाइम के लिहाज से जो है वो चेंज हो रही हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, एंगुलर एसेलरेशन जीरो हो जाएगी, एंगुलर एसेलरेशन की क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, एंगुलर एसेलरेशन के साथ है। तो ये केस है स्टूडेंट्स की जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि फोर्स और जो टॉर्क है वो बेसिकली क्या है, सिमिलर है, यानी कि एक दूसरे का क्या है, एनालॉज है। ठीक है, और एनालॉज यानी कि एक दूसरे के सिमिलर हैं, और एक जो है वो हमें लीनियर एसेलरेशन को बताने में हेल्प करता है और दूसरा जो है वो हमें एंगुलर एसेलरेशन बताने में हेल्प करता है। तो ये है स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू टॉर्क, जो कि हमने एडवांस में पढ़ा है कि हमारे पास जो है उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने देख सकते हैं।